नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसेड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियाँ। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 3। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोहित को डर था कि बीती रात इतनी गहरी चोट खाने के बाद दमयंती देवी अनिका के वहां पर पहुंचने पर अपना प्रतिशोध पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसके लिए वह पहले से ही पूरे इंतजाम के साथ इंतजार में बैठी होगी। वहीं अनिका के लिए सिरदर्दी का विषय यह था कि इससे पहले कि दमयंती देवी कोई दूसरी चाल चले अथवा अपनी जरूरी चीजों के साथ उस किले से किसी दूसरी किले जगह पर चली जाए, उसके किले तक पहुंचकर उसकी सभी चीजों को काट देना आवश्यक था। इसके अलावा उन स्त्रियों को सुरक्षित उसके चंगुल से बाहर निकाल लिया जाए जो वक्त और हालात के मारे दमयंती देवी के जाल में फंसी हुई थी। अनिका यह भी भली भांति जानती थी कि दमयंती देवी अब तक इस बात का अनुमान लगा चुकी होगी कि उसके किले पर धावा बोला जाएगा, इसलिए वह अपनी पूरी तरफ से पूरी कोशिश करेगी वह अपनी सभी आवश्यक सामग्री के साथ यहाँ से समय रहते बाहर निकल जाए और अनिका के हाथ कुछ न लगे। अनिका जो सोच रही थी वह बिल्कुल सही था। दमयंती देवी अपने किले से वापस आने के बाद यही करने वाली थी, लेकिन हालातों के चलते उसने अपनी दो बेशकीमती व्यक्तियों की जानें गंवा दी थी, जिसकी वजह से वह अपनी सुध-बुध पूरी तरह से खो चुकी थी और उसकी सिपाही सुरक्षा की दृष्टि से उसे लेकर चंबल के घने जंगलों की ओर निकल गई थी। ऐसा करने के निर्देश उन्हें दिव्य कीर्ति से मिले थे, जो दुनिया के सामने अपनी साफ सुथरी छवि के साथ असाधारण व्यक्तित्व का धनी था और उसे असाधारण बनाता था उसका तेज दिमाग और दूरदृष्टि। उसे दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके आज उसने दमयंती देवी की जान बचा ली थी। अनिका को इस मिशन के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। इसे पूरा करने के लिए वह अकेली ही पर्याप्त थी। फिलहाल इस मिशन को वह खुद लीड कर रही थी। वह यह जॉइंट मिशन इसलिए कर रही थी ताकि दमयंती देवी की लैब में किए जा रहे एक्सपेरिमेंट और वहां पर बनाए गए अलग अलग तरह के उपकरणों को भारतीय आर्मी को सौंपा जा सके, ताकि वह आने वाले किसी भी खतरे का पूर्वानुमान लगा सकें और वो भविष्य के लिए भी तैयार रह सके। इसके साथ ही उन्हें यह भी पता चल सके कि यह दुश्मन सिर्फ देश के अंदर ही है अथवा यह किसी बड़े भारी खतरे का आगाज है। इसके अतिरिक्त उस किले में जो भी काम की चीज हो उन्हें नए सिरे से बनाकर प्रयोग में लाया जा सके। इसके अलावा जितना संभव हो सके उतनी ज़्यादा यह जानकारी हासिल की जा सके कि राष्ट्र को आगामी समय में किस तरह की मानवीय व यांत्रिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इस किले के हर भाग में कैमरे नहीं लगाए गए थे, केवल कुछ खास जगह थी जहां पर इन्हें व्यवस्थित किया गया था। बाकी सभी हिस्सों में स्त्री सिपाही पहरा देती थी। जब ड्रोन आगे बढ़ना शुरू करता है तो अनिका अपने हाथ की स्क्रीन पर किले में चल रही सभी गतिविधियों को देखती है और सामने आने वाली हर स्त्री के शरीर में छोटे छोटे निब जैसे उपकरण को इंजेक्ट करती जाती है। उसके लगने के कुछ ही सेकंड में वो स्त्रियां जमीन पर गिर जाती हैं। कुछ ही देर में ड्रोन कैमरा को सर्च करना शुरू कर देता है और उन्हें नष्ट कर देता है। कैमरा के नष्ट होते ही अंडरग्राउंड लैब और कंट्रोल रूम दोनों ही खतरे को समझ जाते हैं। दमयंती देवी के निर्देश एकदम स्पष्ट थे कि ऐसी किसी भी परिस्थिति में उन्हें क्या करना होगा। वह पूरे किले के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सभी पेट्रोलिंग करती हुई स्त्री सिपाहियों को सूचना भेज देती है कि किले में खतरा आ चुका है। इसके लिए जो तरीका अपनाया गया था वह यह था कि किले के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में धातु की बनाई गई बारीक तारें फैली हुई थी। इन्हें जमीन में गाड़े गए लकड़ी के लट्ठों के सहारे एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बांधा गया था, जिनमें विशेष प्रकार की अन्य धातु से बनी हुई चूड़ियां डाली गई थी जिन्हें छूने पर आवाज होती थी। इसी के माध्यम से विशेष प्रकार के संकेत का प्रयोग करके पूरे किले में कुछ ही पलों में यह संदेश बिना शब्दों के प्रयोग के बड़ी ही तेजी से प्रसारित कर दिया जाता है कि सभी सावधान होकर लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, दुश्मन उनके प्रांगण में पहुंच चुका है। शुरुआत में दमयंती देवी के जो सिपाही ड्रोन के सामने आती है, ड्रोन उन्हें वहीं ढेर करता जाता है। इसके अलावा बड़ी ही सावधानी से अनिका अपने ड्रोन की मदद से किले के हर एक कोने में छिपी हुई स्त्री सिपाहियों को ढूंढ कर इंजेक्ट करती जाती है। लेकिन जैसे ही यह सांकेतिक संदेश किले में फैलता है तो अनिका को कुछ अंदेशा होता है कि यह कोई सामान्य आवाज नहीं है। निश्चित ही यह संगीतमयी आवाज का कोई न कोई कारण होगा, क्योंकि अनिका और उसके साथ मौजूद पूरी टीम को इसकी वास्तविकता का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह छिपने का प्रयास नहीं करते और पहले से अधिक सजग हो जाते हैं। इसके बाद बड़ी ही सावधानी से अब वो लोग आगे बढ़ते हैं।
इस समय अनिका का ड्रोन उनसे काफी ही आगे था। कुछ ही पलों में दमयंती देवी की सैकड़ों स्त्री सिपाही अनिका और कमांडोज के आसपास दिखाई देने लगती है। दरअसल दमयंती देवी के इस किले में उसकी स्त्री सिपाहियों की संख्या सैकड़ों में नहीं बल्कि कुछ हजार में थी। लड़ाई के आधारभूत तरीके वो सभी जानती थी, लेकिन इनमें से 500 से अधिक स्त्रियां ऐसी थी जो विशेष लड़ने के लिए प्रशिक्षित थी। शेष स्त्रियां उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्यों में दक्ष थी और उन्हें उन्हीं की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें प्रशिक्षण के अनुसार कार्यों में लगाया गया था। लेकिन फिलहाल अनिका और उसकी टीम का मुकाबला उन प्रशिक्षित स्त्रियों के साथ था जिनका मुकाबला कोई भी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट तक भी नहीं कर सकता था। सिर्फ एक अनिका ही थी जो उनके दांव पेचों को अच्छी तरह से जानती और समझती थी। इसके अलावा उन्हें धूल चटाने में सक्षम भी थी, लेकिन इस वक्त स्त्री सिपाहियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। सभी कमांडोज हथियारबंद थे, वो हर परिस्थिति से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वही यह स्त्री सिपाही भी कुछ कम नहीं थी। यदि हथियारों से आपसी मुठभेड़ होती तो निश्चित ही कुछ जाने चली जाती, लेकिन अनिका किसी भी तरह की हानि नहीं चाहती थी। यदि उसे यही करना होता तो उस पूरे किले को बड़ी ही आसानी से ध्वस्त किया जा सकता था। डॉकिंग रोहित मारवा के लिए यह करना चुटकियों का खेल था। वैसे भी रोहित बिल्कुल नहीं चाहता था कि अनिका इस किले के अंदर अपना पैर रखे और किसी नए तरह के खतरे से खेले। तुरंत ही अनिका इन स्त्रियों पर ड्रोन से हमला करने के बारे में सोचती है। यह अनिका के लिए एक बेहतर अवसर था जब 500 से अधिक स्त्रियां एक साथ ड्रोन के सामने होती। लेकिन जैसे ही अनिका स्क्रीन पर देखती है वो पाती है कि ड्रोन किले की उन जंगों से गुजर रहा था जो चारों तरफ से बंद थी। अचानक से दो बड़े बड़े जाल ड्रोन को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और अंततः ड्रोन जाल में फंस जाता है। अब अनिका समझ जाती है कि उसके पास हथियारों का इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं रह गया था। निश्चित रूप से दमयंती देवी की स्त्री सिपाही अपने हथियारों से हमला करेंगी, क्योंकि वह अनिका की तरह उन्हें जिंदा रखने के बारे में नहीं सोच रही होंगी। इसलिए अनिका तुरंत ड्रोन को ऑटो पायलट मोड में डाल देती है ताकि अनिका अपना ध्यान ड्रोन से हटाकर उन स्त्रियों का मुकाबला करने पर लगा सके। उधर ड्रोन को खत्म करने के लिए उसके ऊपर एक के बाद एक अलग अलग तरह की शील्ड आ पड़ती हैं, जिसमें पत्थरों का ढेर और मेटल की चादर भी शामिल थी। अनिका अपने साथियों को इशारा करती है कि वह अपने हथियार संभाल लें। वक्त आ गया है कि वह ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहें। तभी वो देखती है कि वह स्त्रियां फाइटिंग के लिए पोजीशन ले लेती है। अनिका समझ जाती है कि उन औरतों की पहली कोशिश उन्हें जिंदा पकड़ने की है। अनिका भी यही चाहती थी। अनिका कमांडोज को अब इशारा करती है कि वह लड़ते हुए उन्हें उतने ही घाव दे जितने की वह जिंदा रह सके। इसके अलावा यह भी इशारा करती है कि इनसे जीतना आसान नहीं होगा, इसलिए उन्हें शरीर और दिमाग दोनों की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अनिका और उसके साथियों को मिलाकर उनकी कुल संख्या 11 थी। अब उनका सामना करने के लिए लगभग 25 औरतें आगे आती हैं। अगर अनिका की जगह कोई और होता तो 11 का सामना करने के लिए 4 स्त्रियां भी काफ़ी होती। बेहद वह अनिका को देख या पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी वह यह जानती थी कि उनके सामने मौजूद लोग अनिका की ही वजह से हैं, इसलिए उन्हें भी हल्के से नहीं लिया जा सकता। उन्हें डटकर मुकाबला करना ही होगा। अब उनके आमने सामने की टक्कर शुरू हो जाती है। अनिका अकेली ही 10 औरतों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन वही कमांडोज के लिए उनके बराबर ठहर पाना भी मुश्किल हो रहा था। अनिका को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि लड़ने के लिए आगे आई हुई औरतें अपने शरीर में ड्रग इंजेक्ट करके लड़ने के लिए सामने आई हैं, इसलिए कमांडो ज़्यादा देर तक उनका सामना नहीं कर पाएंगे। साथ ही अनिका बीच बीच में अपने हाथ पर लगी हुई स्क्रीन पर ड्रोन की एक्टिविटी भी देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पाती है कि ड्रोन को पूरी तरह से कब्जे में लिया जा चुका है, इसलिए अब वह इस पर ध्यान देना बंद कर देती है और अपना पूरा ध्यान लड़ने पर लगा लेती है। अनिका का ड्रोन कोई मामूली ड्रोन नहीं था। उधर वह ड्रोन अपने ऊपर से जाल और चादरों को काटकर पत्थरों को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है और अनिका की ओर चल पड़ता है। क्योंकि अनिका उसे ऑटो मोड में डालने से पहले ही यह कमांड दे चुकी थी। ड्रोन अनिका तक पहुंच जाने के बाद वहां चारों तरफ खड़ी हुई स्त्री सिपाहियों को अपने निशाने पर लेकर इंजेक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अनिका की समस्या अभी भी खत्म नहीं होती, क्योंकि अनिका और टीम से लड़ रही स्त्रियों ने भी उन्हीं के जैसा कॉम्बैट पहना हुआ था। इसके अलावा जो स्त्रियां खड़ी थी उनमें से भी कुछ ने वैसा ही कॉम्बैट पहना हुआ था। मशीन कितनी भी काबिल हो, अंततः बनाई हुई इंसान की ही तो होती है, उसकी भी अपनी कुछ कमजोरियां होती ही हैं। ड्रोन उनकी दुश्मन के रूप में शिनाख्त करने के काबिल नहीं था।
अब वहाँ खड़ी हुई स्त्रियां ड्रोन को पकड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन ड्रोन किसी के हाथ नहीं आता। अनिका समझ चुकी थी कि उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वह जिन स्त्रियों से लड़ रही थी उन्हें गोल घुमाकर एक साथ एक ही बार में सभी को जोरदार पंच देकर जमीन पर गिरा देती है और वहां से कुछ कदम दूर खड़ी दीवार पर ऊंची छलांग लगाते हुए चढ़ जाती है। अनिका की गति से किसी का भी उसके पास पहुंचना आसान नहीं था। अनिका को ड्रोन को कमांड देने का वक्त मिल जाता है। वह एक एक स्त्री को ढूंढ करके उन्हें इंजेक्ट करने लगती है। कुछ ही पलों में वह सभी स्त्रियां जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा होने के तुरंत बाद अनिका और टीम लंबी गहरी सांस लेते हैं। यह लड़ाई अपने आप में काफी जोखिम भरी थी और इस पड़ाव को सभी ने सफलतापूर्वक पार कर लिया था, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह सभी आगे की ओर बढ़ते हैं। इधर मारवा हाउस में रोहित गहरी नींद में था और अनिका के जाने के तुरंत बाद से ही चिराग लगातार उसे फोन पर फोन किए जा रहा था। जब रोहित फोन नहीं उठाता तब वह अनिका के नंबर पर भी बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई हल नहीं निकलता। अंत में बेचैन होकर चिराग रोहित से मिलने के लिए मारवा हाउस निकल पड़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो नौकरों से पता चलता है कि रोहित और अनिका मैडम अपने बेडरूम में है। अब मजबूर होकर वह आधे से 1 घंटे तक वहीं इधर से उधर घूमकर अपना वक्त बिताता है और फिर दोबारा से रोहित के फोन पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी स्थिति पहले जैसी ही रही। कई बार की कोशिश के बाद भी रोहित ने फोन नहीं उठाया। यह पहली बार था जब इतनी कोशिश करने के बाद भी रोहित ने चिराग की कॉल का कोई उत्तर ना दिया हो। अंत में किसी अनहोनी की आशंका से चिराग रोहित के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच जाता है और उसे खटखटाते हुए रोहित को आवाज लगाता है, सर मैं चिराग, मुझे आपसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऐसा कहने के बाद भी अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती है। चिराग कई बार इसी तरह की अलग अलग तरीके से दोहराता है, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं मिलती। अंत में वह यह सोचकर दरवाजे को हल्का सा खोलता है कि साउंड प्रूफ होने की वजह से शायद रोहित और अनिका उसे सुन नहीं पा रहे हैं। 2 इंच दरवाजा खोलने के बाद वह फिर से वही बात दोहराता है, लेकिन इसके बाद भी कोई उत्तर नहीं मिलता। चिराग की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बिना इजाजत अंदर चला जाए। अंत में थक हार कर वह जैसे ही मुड़कर वापस जाने लगता है उसे अपने सामने भूमिका दिखाई देती है। चिराग भूमिका से हेलो मैडम कहने के अलावा कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर भूमिका उसे रोकते हुए पूछती है, क्या हुआ चिराग, क्या कोई परेशानी है? वास्तव में भूमिका को नौकरों ने बताया था कि चिराग काफी देर से वहां रोहित से मिलने के लिए इंतजार कर रहा है और परेशान भी दिखाई दे रहा है। भूमिका किसी अनहोनी की आशंका से चिराग के पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी। जब चिराग जवाब देता है, दरअसल मुझे रोहित सर से बात करनी है, लेकिन इसके बाद वह सारी बात भूमिका को बता देता है कि किस तरह कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी बात रोहित या अनिका किसी से भी नहीं हो पा रही है। भूमिका चिराग से कहती है, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। भूमिका के ऐसा कहते ही चिराग की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा करने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी, लेकिन भूमिका तो भूमिका थी, वह कुछ भी कर सकती थी। अंत में वक्त की नजाकत को समझते हुए भूमिका ने अपने भाई और भाभी के कमरे में जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद जब वह अंदर जाती है तो देखती है कि वहां सिर्फ रोहित लेटा हुआ था और अनिका का कहीं नामो निशान नहीं था। फिर भूमिका चिराग को अंदर आने का इशारा करती है। चिराग के अंदर आने के बाद भूमिका रोहित को जगाने की कोशिश करती है और कई बार उसका नाम लेकर भी बुलाती है, रोहित रोहित, क्या तुम सुन पा रहे हो? लेकिन वह कोई भी जवाब नहीं देता। भूमिका और चिराग दोनों ही परेशान हो उठते हैं, क्योंकि इतनी गहरी नींद में रोहित कभी नहीं सोता था। तभी भूमिका कमरे में चारों तरफ निगाहें घुमाती है और फिर उसकी ऑफिसर वाली आंखें वहीं टेबल पर रखी हुई मेडिसिन की बोतल देख लेती है, जिस पर लिखी हुई डिटेल देखने के बाद वह समझ जाती है कि रोहित इतनी गहरी नींद में क्यों है। अब भूमिका चिराग से पूछती है, क्या तुम सुबह तक रुक सकते हो या अभी रोहित को जगाना जरूरी है? अगर ऐसा है तो हमें प्रीति की मदद लेनी होगी। चिराग परेशान होते हुए कहता है, बस एक इन्फॉर्मेशन है जो जितना जल्दी हो सके मुझे रोहित सर को देनी होगी, पर अब मैं सुबह तक इंतजार कर लूँगा, प्रीति को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूमिका अच्छी तरह जानती थी कि जो भी इन्फॉर्मेशन है चिराग रोहित के अलावा किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, इसलिए मजाक करते हुए कहती है, तो अब तुम घर जाओगे या यहीं पर रुककर रोहित के जागने का इंतजार करोगे? चिराग भी अब हल्के में मुस्कुराता है और कहता है, गुड नाइट मैडम, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन चिराग के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि डॉन डेविड जिस खास मकसद से यहाँ आया है वह क्या है। किंग को इसके बारे में पता होना चाहिए। मुझे किसी भी तरह सुबह होते ही सबसे पहले यह खबर किंग को देनी होगी।
इधर दमयंती देवी के किले में इस बार भी ड्रोन उनके आगे आगे उड़ रहा था और उनसे काफी अधिक दूरी पर भी था। जब वह किले की खुफिया जगह पर एंट्री करता है तो अनिका अपने हाथ पर पहनी हुई स्क्रीन पर वहां का हाल देखकर हैरान रह जाती है। वह लक्ष्य को इशारा करती है और इसके बाद पूरी टीम दौड़ते हुए उन जंगलों पर पहुंचती है। वह सभी देखते हैं कि चारों तरफ तबाही सी मची हुई थी। ड्रोन की किसी भी गतिविधि के बिना भी वहां पर चारों तरफ दमयंती देवी के सिपाही जमीन पर गिरे हुए थे। इसके तुरंत बाद अनिका और टीम के सभी कमांडो सावधानी बरतते हुए बारी बारी उनसे कुछ की सांसों की गतिविधि जांचते हैं। उन्हें लगा था कि वो बेहोश पड़े हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी न ही सांसें चल रही थी और न ही नब्ज। दमयंती देवी ने उन सभी को इस तरह से तैयार किया था कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में वह सब कुछ नष्ट करके अपनी जान दे दे। इतने कम समय में वह जो कुछ भी खत्म कर पाए उसे खत्म करके अपनी जान दे दी। यह सब देखकर अनिका को काफी ही हताशा हुई। अनिका यह बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि दमयंती देवी के बुरे कर्मों का फल उन स्त्रियों को मिले जिन्हें जिंदगी को जीने का अधिकार था, और वह अपने जीवन का बड़ा हिस्सा इस किले की चार दीवारों के अंधेरे में ही बिता रही थी। वह सभी अपनी बीती पहले भी काफी तकलीफें झेल चुकी थी। अनिका ने इस इरादे से सामने आने वाली सभी स्त्रियों के शरीर में वह ड्रग इंजेक्ट किया था जिससे उनकी पुरानी याददाश्त हमेशा के लिए मिट जाने वाली थी और फिलहाल वह सभी बेहोश हो गई थी। यह सभी औरतें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकती थी। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी अनिका लगातार इधर से उधर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्य अनिका से पूछता है क्या अभी कुछ और भी है। अब अनिका बिना लक्ष्य की तरफ देखे जवाब देती है, यहाँ कोई ना कोई खुफिया रास्ता जरूर होगा, उसे ढूंढो। लक्ष्य के मन में अब सवाल आता है कि अनिका को इतना पक्का विश्वास कैसे है कि यहाँ पर कोई खुफिया रास्ता होगा, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि अगर अनिका को यकीन है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। इसलिए वह अनिका की बात सुनते ही लक्ष्य अपने साथियों को इशारा करता है। कुछ ही देर में उन्हें खुफिया सुरंग मिल जाती है जो जमीन के अंदर से गुजर रही थी। अनिका अब धीमी आवाज में लक्ष्य से कहती है कि दमयंती देवी के जो सबसे अधिक वफादार और काबिल लोग होंगे, निश्चित ही दमयंती देवी उनके साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होगी। हमें जल्द से जल्द उन तक पहुँचकर उन्हें रोकना होगा। लक्ष्य और उसके साथी सुरंग में नीचे उतरने के बाद दौड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। यह करीब 5 किलोमीटर लंबी सुरंग थी। दौड़कर इसके दूसरे कोने तक पहुंचने में कुछ वक्त लगना स्वाभाविक ही था। जब वह सब सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंचते हैं तो अनिका को उससे बाहर निकलने से पहले वहां पर कई जरूरी चीजें टंगी हुई दिखाई देती है जिन्हें शायद उनकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर वहां रख छोड़ा गया था। इसके अलावा अनिका और टीम को सुरंग के अंदर से भी बाहर का नज़ारा दिखाई देता है कि एक हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरने वाला था जो उनसे लगभग 200 मीटर की दूरी पर था। काफ़ी हैरानी की बात थी कि यह एक ऐसी जगह थी जो भरे रेगिस्तान में पानी और पेड़ों से घिरी हुई थी। स्वाभाविक था कि इस जगह को छोटे जंगल के रूप में यत्नपूर्वक विकसित किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को सुरंग के अंतिम छोर पर इस तरह रखकर छोड़ा गया था कि जरूरत पड़ने पर उसे सिर्फ बटन दबाकर बाहर निकाला जा सकता था। कुछ बटन दबाने पर उसके ऊपर की सुरंग की छत खुद खुल जाती थी और उसके बाद वह ऑटो लिफ्ट होकर सुरंग के ऊपर पहुंच जाता था। दमयंती देवी के सबसे काबिल और भरोसेमंद वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। अनिका तुरंत वहाँ टंगी हुई एक मजबूत रस्सी को उठा लेती है। यह एक भारी और काफ़ी लंबी रस्सी थी जिसके एक कोने पर एक लोहे की लंबी भारी छड़ बंधी हुई थी। वह बाहर निकलकर दौड़ते हुए कुछ दूरी पर जाकर रस्सी के ढेर को छोड़ देती है और उसका लोहे की छड़ वाला कोना लेकर आगे दौड़ती है। अब तक हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था। वह अपने हाथ से उस रस्सी के कोने को घुमाते हुए धीरे धीरे ढीला छोड़ने लगती है और लगातार हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ती है। अंत में उसे हेलीकॉप्टर के पैड में फंसा देती है। हेलीकॉप्टर अपने साथ उस रस्सी को लेकर उड़ने लगता है। तभी अनिका वापस पीछे की ओर दौड़ती है और रस्सी के उस भारी ढेर को उठाकर वहाँ मौजूद पहले पेड़ के चारों तरफ 3 बार क्लॉकवाइज घुमाती है। इसके बाद दूसरे पेड़ की तरफ जाकर एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाती है और इसी प्रक्रिया को वह 5-4 पेड़ों के साथ दोहराती है और अंत में रस्सी का अंतिम छोर उसके हाथ में आ जाता है। उधर हेलीकॉप्टर रस्सी के खिंचाव के कारण अब डगमगाने लगता है। हेलीकॉप्टर का चालक उसे नियंत्रित करते हुए पूरी ताकत के साथ आगे उड़ने की कोशिश करता है। रस्सी हेलीकॉप्टर के साथ आगे की ओर खींचना शुरू हो जाती है, लेकिन अनिका अपने पैरों को जमीन में गड़ाकर पूरी ताकत के साथ उसे पकड़ कर रखती है।
कमांडो समझ जाते हैं कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। सभी अनिका की तरफ दौड़ते हैं और रस्सी के अंतिम छोर को पकड़कर उसे खींचना शुरू करते हैं। अनिका उन सभी को वहां देखकर रस्सी को छोड़कर पहले पेड़ के पास पहुंच जाती है और वहां से रस्सी को पकड़कर हेलीकॉप्टर की गति को बाधित करती है। सभी कमांडो हैरान थे कि यह व्यक्ति कौन है जिसमें इतनी ताकत है, लेकिन यह जान पहचान का वक्त नहीं था, अभी अपने मिशन को अंजाम देना था। अब अनिका रस्सी की मदद से हेलीकॉप्टर को जमीन पर आ गिरने के लिए मजबूर कर देती है। अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का चालक उसे जमीन पर उतार देता है। फिर हेलीकॉप्टर में मौजूद सभी लोग नीचे उतरकर बाहर आ जाते हैं। अनिका इशारा करती है तो लक्ष्य और उसकी टीम उन्हें पकड़कर घुटनों के बल बिठा लेते हैं। अनिका एक बार फिर से लक्ष्य की तरफ अपने हाथ से कुछ इशारा करती है। लक्ष्य उनसे पूछता है कि तुम्हारी लीडर कहाँ है। इस सवाल पर उनमें से कोई कुछ नहीं बोलता। जब लक्ष्य उन्हें जान से मारने की धमकी देता है तब उनमें से एक कहता है, हमें मारना मत, वह देश छोड़कर जा चुकी है, कहाँ गई है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं। इधर होटल महल दिल्ली में दिल्ली के एक 7 स्टार होटल का बड़ा सा कमरा एक शानो शौकत से भरपूर था। आकार में किसी भी सामान्य परिवार के पूरे घर के बराबर था। होटल के 55वें फ्लोर पर बने होने की वजह से एक कमरा काफी ऊंचाई पर था। तभी होटल के कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे के अंदर दरवाजे पर मौजूद गार्ड बाहर आए हुए मुखबिर आदमी को साथ लेकर अंदर चला जाता है। वह आदमी एक अच्छे लिबास में होने के बावजूद भी किसी टपोरी से कम दिखाई नहीं दे रहा था। एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे से तीसरे कमरे में रास्ता जाता है। तभी वह सामने हल्की हल्की रोशनी में से एक रूपदार व्यक्ति की पीठ नजर आती है, जिसने अपने दोनों हाथों की हथेली को पीछे की तरफ एक के ऊपर एक रखकर पकड़ा हुआ था। वह कमरे की कांच की दीवार से बाहर की तरफ देख रहा था। इतनी ऊंचाई से दूर दूर तक का कोई मंजर साफ दिखाई दे रहा था। तभी गार्ड उसे कहता है, डॉन, वह अपना आदमी आ गया है। मुखबिर कहता है, नमस्ते भाई। डॉन अपना उल्टा हाथ ऊपर करके इशारा करता है। तभी वहाँ मौजूद गार्ड उस मुखबिर से कहता है, तुम्हें ऐसा क्या मिल गया जिसके लिए तुम्हें खुद डॉन से मिलना था। डॉन से मिलने के लिए तुम अमेरिका से आने के लिए भी तैयार थे। क्या तुम्हें पता नहीं कि डॉन किसी से नहीं मिलते। तुम्हारे मिलने की जिद के बाद अगर वह चीज उतने काम की नहीं हुई जितना कि तुमने दावा किया है तो समझ लेना कि तुम्हारी जान आज और अभी जाएगी। इतना कहने के बाद वह गार्ड अपनी गन उस आदमी की तरफ कर देता है। वह आदमी झट से अपने घुटनों पर बैठकर डॉन की तरफ देखते हुए कहता है, कोई चीज नहीं बल्कि खबर लाया हूँ, ऐसी खबर जो 100% पक्की है। इधर दमयंती के किले में अनिका और लक्ष्य और उसकी टीम को यह जानने के बाद बड़ी ही निराशा होती है, लेकिन अनिका को इससे कोई खास नहीं फर्क नहीं पड़ता। वह जानती थी कि जब भी दमयंती देवी का उसके साथ सामना होगा वह दमयंती देवी का अंतिम वक्त होगा। अच्छा होगा कि दमयंती देवी अब कभी उसके रास्ते में ना आए। वहीं लक्ष्य सोचता है कि दमयंती देवी भले ही जिंदा बच गई है पर उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो चुका है, जिसके दम पर वह देश की जड़ें खोखले कर रही थी और उसमें अब कुछ शेष नहीं बचा था। वह दोबारा कभी भारत लौटने की गलती नहीं करेगी। अनिका की योजना के अंतर्गत जिनकी भी जान बच गई थी उन्हें योजनाबद्ध तरीके से आर्मी के अस्पतालों में पहुंचा दिया गया था। उनके साथ आगे क्या किया जाना है इसकी योजना भी पहले से ही तैयार थी। आर्मी के बड़े दस्तों के आने से पहले ही अनिका वहां से रवाना हो चुकी थी ताकि सुबह होने से पहले ही मारवा हाउस वो पहुंच सके और उसकी पहचान उजागर न हो। दमयंती देवी की सिपाहियों द्वारा सब कुछ खत्म करने की कोशिश के बाद भी वहां काफी कुछ ऐसा बचा था जिससे वहां सालों से चल रही गतिविधियों के बारे में समझा जा सके। उन सभी को आर्मी ने अपने अंडर में ले लिया था। अनिका के आज के कारनामों को देखने के बाद कमांडोज के बीच में उससे मिलने की और उसके बारे में जानने की इच्छा अब बढ़ जाती है। वह सभी लक्ष्य से उसके बारे में जानना चाहते थे, लेकिन लक्ष्य हंसते हुए यह कहकर बात खत्म कर देता है कि किसी भी इन्फॉर्मर के बारे में जानकारी न मांगी जाती है और ना ही दी जाती है। लक्ष्य की यह बात सुनते ही सभी उसे छेड़ने लग जाते हैं। लक्ष्य की यह बात सुनकर एक कमांडो कहता है, बड़ी वह सिर्फ इन्फॉर्मर जैसा नहीं था, ऐसा ट्रेंड व्यक्ति जो कमांडो से भी एक कदम आगे हो वह सिर्फ इन्फॉर्मर नहीं हो सकता, वह तुम्हारा कोई आयरन मैन था। तभी दूसरी बड़ी सी मुस्कान के साथ कहता है, बताओ तुम्हें यह सुपरमैन कहाँ से मिला, वहीं से हम भी ढूंढ लें। तभी तीसरा मुस्कुराकर लक्ष्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यह उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि वह आयरन मैन नहीं बल्कि डायमंड मैन था।
तभी चौथा कमांडो हंसते हुए कहता है, चलो जो भी है, हमें खुशी है कि हमारे देश के पास एक डायमंड मैन है। चाहे हमें उसके बारे में पता हो या ना हो, लेकिन उसके आज के कारनामे देखकर मुझे भरोसा हो गया है कि वह सही वक्त पर हमारी मदद करने जरूर आएगा। तुम इस बारे में क्या कहते हो लक्ष्य? जिस अंदाज में यह बात कही गई थी उसे सुनकर लक्ष्य और बाकी सभी हंसने लगते हैं। अब अनिका को एक नया नाम मिल गया था, डायमंड मैन। लक्ष्य के अलावा और कोई नहीं जानता था कि वह मैन नहीं, डायमंड वूमन है। इधर होटल महल दिल्ली में डॉन एक दफा की फिर से अपना हाथ उल्टा ऊपर करके इशारा करता है। गार्ड अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और उससे कहता है, बोलो क्या खबर लाए हो? वह मुखबिर कहता है, भाई मुझे वह खबर आपको अकेले में देनी है। यह सुनते ही गार्ड दोबारा से अपनी बंदूक ऊपर कर लेता है। अब डॉन बिना मुड़े ही अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करता है और कहता है, जो भी कहना है तुम यही कह सकते हो। अब वह आदमी वहाँ चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाता है। उसे हर तरफ हैवी लोडेड मशीन गन के साथ गार्ड दिखाई देते हैं। अब वह आदमी कहता है, क्या सबके सामने? उसके ऐसा कहते ही गार्ड फिर से उसकी तरफ बंदूक लेकर 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ जो भी कहना है जल्दी कहो, तुम्हारी 2 टके की न्यूज़ के लिए डॉन तुम्हें इससे ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। वह मुखबिर घबराते हुए जल्दबाजी में डॉन की तरफ चेहरा करके कहता है, भाई यह 2 टके की खबर नहीं है, बल्कि आज की सबसे महंगी खबर यही है और सबसे ज़्यादा सीक्रेट भी। यह खबर किसी अरे गहरे के पास नहीं मिलेगी। मैं आपका वफादार हूँ और पिछले 20 सालों से इसी को ढूंढने के लिए काम कर रहा हूँ। डॉन एक बार फिर से बिना पीछे की ओर मुड़े अपने हाथ को एक ओर करते हुए इशारा करता है। अब गार्ड फिर से कहता है, बोलो क्या खबर है? अब वह मुखबिर कहता है, एंटीडोट। उसके पास एंटीडोट मौजूद है। अब वह गार्ड कहता है, कौन सा एंटीडोट और किसके पास है? मुखबिर जवाब देता है, जिसे किसी ने नहीं देखा, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जिसे सब ढूंढ रहे हैं। उसके पास कोई नेक्टर नहीं है, लेकिन उसके पास एंटीडोट है। यह पक्की खबर है कि एंटीडोट है। अब गार्ड उसके माथे पर बंदूक रख देता है और कहता है, उसके किसके? गार्ड के ऐसा करते ही डॉन अपना हाथ एक बार फिर से ऊपर करता है और गार्ड को पीछे हटने का इशारा करता है। फिर चुटकी बजाकर उस आदमी को भेजने के लिए दूसरा इशारा करता है। तभी एक अन्य गार्ड आगे आता है और एक नोट की गड्डी उस मुखबिर को देते हुए वहां से रवाना कर देता है। इधर मारवा हाउस में अनिका एयरवे से दिल्ली वापस पहुंच जाती है, लेकिन तब भी यहाँ पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। अब अनिका खुफिया रास्ते से अपने कमरे तक पहुंच जाती है। कमरे में पहुंचकर वह देखती है कि रोहित अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। अनिका को और भी बहुत सारे काम थे, इसलिए वह सोने की जगह पर उनकी तैयारी में लगना बेहतर समझती है। इसलिए वह अपने नौकरों से कमरे में ही ब्रेकफास्ट मंगा लेती है। रोहित को शांति से बिस्तर पर सोते हुए देखकर और बीती रात की रोहित की जिद को याद करके उसे रोहित पर प्यार आने लगता है। वह रोहित के करीब जाती है और उसके माथे को चूम लेती है। अनिका के सफर से रोहित की नींद टूट जाती है और अब वह अपनी बाहों में अनिका को भर लेता है। फिर मुस्कुराते हुए उसे अपने पास लेटा लेता है और कहता है, चलो सोते हैं। अनिका रोहित की शरारतों को अच्छी तरह से समझती थी। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।